नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना, एडिशनल चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आज आपसे एक चर्चित बीमारी के विषय में बात करने जा रहा हूं, जिसको लोग आम भाषा में टोमेटो फ्लू कहते हैं, जिसका असली नाम हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ है। अब ये बीमारी कितनी पुरानी है, भारतवर्ष में कब आई, कब इसका नाम हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ दिया गया, क्यों दिया गया, टोमेटो फ्लू नाम कहाँ से आया, ये बीमारी कितनी गंभीर है, कैसे फैलती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या मंकी पॉक्स की तरह इससे हमको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, इसकी जांचें क्या होती हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका इलाज क्या होता है, इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले साथियों, इस बीमारी के इतिहास पे जाते हैं। तो ये बीमारी सबसे पहले रिपोर्ट करी गई थी कनाडा और न्यूजीलैंड में 1957 से 1960 के बीच में। क्योंकि इस बीमारी में हैंड में, फीट में रैशेज, दाने होते हैं जो लाल रंग के होते हैं, जो फ्लैट भी हो सकते हैं, जो उभरे हुए भी हो सकते हैं, जिनके अंदर पानी भी भरा हो सकता है, जिनको हम लोग वेजाइकिल कहते हैं। इसीलिए इसको हैंड फुट डिजीज कहते हैं। और माउथ डिजीज इसलिए कहते हैं क्योंकि मुंह के अंदर, इसमें जीभ पर, गाल के अंदर सब जगह अल्सर बन जाते हैं, जिनको हम लोग छाले कहते हैं, छाले बन जाते हैं। इस कारण इसको हैंड फुट और माउथ डिजीज कहा जाता है। डॉक्टर थॉमस हेनरी लिविट ने सबसे पहले इसका नाम हैंड फुट माउथ डिजीज रखा था, HFM डिजीज रखा था। अब ये टोमेटो फ्लू नाम कहाँ से आया? कभी कभी किसी व्यक्ति, किसी नाम या किसी किसी भी चीज़ में यश प्राप्त करने की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है। संभवतः इस टोमेटो फ्लू के साथ भी ऐसा हुआ। आपको जानकर साथियों आश्चर्य होएगा, पूरे मेडिकल साइंस में टोमेटो फ्लू जैसी किसी भी बीमारी का वर्णन अगस्त 2022 से पहले नहीं मिलता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने देश के लिए ये बीमारी अपेक्षाकृत नई है। हालांकि ये बीमारी कनाडा हो गया, यूरोप हो गया, चाइना हो गया, ताइवान हो गया, इन सब कंट्रीज़ में इसके आउटब्रेक्स बीच बीच में आते रहते हैं। वहाँ के लिए ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अपने देश में इस साल मई जून में केरल में कोट्टम में केसेस देखे गए और उन केसेस पर एक आर्टिकल छपा वर्ल्ड के बहुत रेप्यूटेड जर्नल में, जिसको द लैंसेट कहते हैं। तो वहाँ के कुछ केसेस में ऐसा पाया गया कि जो दाने निकले थे वो थोड़े से बड़े थे, उनके अंदर पानी भरा था और वो लाल रंग का थे, और रोगी को, बच्चों को बुखार आ रहा था। इसलिए इस बीमारी का नाम टोमेटो फ्लू दे दिया गया। बाकी टोमेटो से इसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो आप देखिए, बामुश्किल अभी अगस्त में इस बीमारी को, करीब 15 दिन पहले द लैंसेट जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ और वहाँ से टोमेटो फ्लू निकला, और निकलकर इतना तेज़ी से पॉपुलर हो गया कि इसका जो असली नाम है हैंड फुट माउथ डिजीज़, वो अलग हो गया। अब लैंसेट रेप्यूटेड जर्नल है, प्रतिष्ठित जर्नल है, तो उसने टोमेटो फ्लू नाम का क्यों प्रयोग किया? एक मानना है साइंटिस्ट का अभी कि ये बीमारी होती तो उसी वायरस से है जिसको हम लोग कॉक्सेकी वायरस कहते हैं या एंटेरो वायरस कहते हैं, जो कि हैंड फुट माउथ डिजीज़ फैलाता है। लेकिन इंडिया में उसका जो स्वरूप है वो थोड़ा बदला हुआ है, अभी निश्चित नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि टोमेटो फ्लू इस बीमारी का हम नाम दे देते हैं। और वैसे तो मूलतः ये बीमारी हैंड फुट माउथ डिजीज़ ही है। टोमेटो फ्लू का नाम, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी थोड़े दिन पहले प्रयोग हुआ है। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो लोग गांव देहात के रहने वाले हैं तो उनको पता होगा, पशुओं के खुरों में और हाथों में एक गंभीर बीमारी हो जाती है जिसको हैंड एंड फुट डिजीज़ कहते हैं। खुरों में होती है, हाथों में, पूरे शरीर में दाने निकल आते हैं, और इसमें मरने की दर पशुओं की बहुत ज़्यादा होती है। पशुओं के साथ साथ ये लाइव स्टॉक्स जैसे बत्तख, मुर्गी वगैरह में भी फैलती है। उससे इस बीमारी का कोई लेना देना नहीं है। उसका वायरस बिल्कुल अलग है, उसको एप्थो वायरस कहते हैं। ये, जैसा कि मैंने बताया आपको, एंट्रो वायरस कॉक्सेकी वायरस से फैलती है। तो वो बीमारी पशुओं की बिल्कुल अलग है, वह मनुष्यों में नहीं होती। तो ये जो दूसरा लोगों में भ्रम है कि ये बीमारी जानवर का मांस खाकर फैल सकती है, ये भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जानवरों में होने वाली जो बीमारी है वो हैंड एंड फुट डिजीज़, वो बिल्कुल अलग वायरस, एप्थो वायरस से होती है, जो मनुष्य में इन्फेक्शन फैलाने की क्षमता नहीं रखता। तो ये तो इसके विषय में कुछ भ्रांतियां हुई, कुछ इतिहास हुआ इसके बारे में, और हम लोगों ने जाना कि इस बीमारी को क्यों टोमेटो फ्लू कहते हैं। ये जाना कि ये पशुओं की हैंड फुट बीमारी से सर्वथा भिन्न कैसे है। अब अगली बात आती है कि इस बीमारी में होता क्या है।
आमतौर पे अगर कोई व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसके 3 से 6 दिन के अंदर इस बीमारी के लक्षण शुरू हो जाते हैं। ये बीमारी मुख्यतः जैसा कि मैंने आपको बताया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप हो गया, मलेशिया हो गया, ताइवान हो गया, कंबोडिया, कैलिफोर्निया, इन सब में इसके आउटब्रेक्स पाए गए हैं। तो इसकी जो सबसे बड़ी स्टडी हुई है आज तक वो 2015-16 में चाइना में हुई है। चाइना में तब तक कुल 24 लाख केसेस रिपोर्ट हो चुके थे। तो ये पाया गया कि अगर 100 लोगों में ये बीमारी हो रही है तो उसमें से 93 लोग 5 साल से कम उम्र के होते हैं और 98 लोग 10 साल से कम उम्र के होते हैं। यानी इस बीमारी के शिकार ज़्यादातर बच्चे होते हैं, कभी कभी किशोरावस्था में, और अत्यंत दुर्लभ मामलों में ये वयस्कों में होती है। तो ये एक बहुत बड़ी स्टडी का डाटा है, तो ना मानने का कोई इसमें रोल ही नहीं है। मुख्यतः ये 10 साल से कम की उम्र में होने वाली बीमारी है। उसी स्टडी में लक्षणों पे भी बात करी गई तो पाया गया कि जो हाथों में और पैरों में दाने निकलते हैं वो दाने अमूमन फ्लैट भी हो सकते हैं, उभरे हुए भी हो सकते हैं, उनके अंदर पानी भी भरा हो सकता है, जैसा कि चिकन पॉक्स में पानी भरे दानों को हम लोग वेजाइकल्स या ब्लिस्टर्स कहते हैं। ये अगर 100 लोगों को बीमारी है तो 96 लोगों में ये लक्षण होगा। 93 लोगों में मुंह और मुंह के अंदर अल्सर निकलेंगे। इसीलिए इस बीमारी को हम लोग एंटेरोवायरल वेजिकुलर स्टोमेटाइटिस एक्जंथीम कहते हैं। नाम से मत डरिए, एंट्रोवायरल क्योंकि एंट्रोवायरस से होती है, वेजिकुलर क्योंकि इसके दाने में पानी भरा होता है, स्टोमेटाइटिस क्योंकि मुंह के अंदर छाले होते हैं, एक्जंथेम उस बीमारी को कहते हैं जिसमें दाने निकलते हैं। तो इस बीमारी को एंट्रोकोकल वेजिकुलर स्टोमेटाइटिस विद एक्जंथीम कहते हैं, भी कह सकते हैं। तो अगर आप कल को किसी अखबार या पत्रिका में ये नाम पढ़ लें तो ना घबराएं। इसके अर्थ को अगर आप जानते हैं तो आप समझ जाएंगे ये हैंड फुट माउथ डिजीज की ही बात हो रही है। तो सबसे कॉमन इस बीमारी के लक्षण जो हो गए वो हो गए दाने निकलना और मुंह में छाले निकलना। बुखार की अगर हम लोग बात करें, मैंने डाटे को लिखा हुआ है, तो बुखार इसमें अच्छा ब्लिस्टर्स जिन दानों में पानी भरा होता है वो 61% केसेस में, बुखार मात्र 60% केसेस में, भूख का जाना 52% केसेस में, नाक का बहना 25% केसेस में, इसके अलावा खांसी तकरीबन 13% केसेस में, लार ज़्यादा आना, लार का टपकना 8 से 10% केसेस में, कब्ज 8 से 10% केसेस में, और कुछ केसेस में डायरिया 5 से 7% केसेस में डायरिया भी होता है। क्योंकि ये सारे लक्षण फ्लू के होते हैं और इस बीमारी में जो तमिलनाडु में रैशेस पाए गए वो थोड़े से बड़े हो गए और लाल रंग के हो गए, तो इसको हम लोगों ने टोमेटो फ्लू नाम की बीमारी दे दिया। अब ये भी स्पष्ट हो गया कि ये बीमारी बच्चों में मुख्यतः होती है। कैसे फैलती है? फैलने का जो सबसे प्रमुख तरीका होता है वो बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट होता है। अगर एक व्यक्ति को रैशेज हैं, ये लाल रंग के दाने हैं, और वो दूसरे बच्चे के संपर्क में आता है तो बीमारी फैल सकती है। रैशेज के अंदर अगर पानी भरा हुआ है तो बच्चा जिस बिस्तर का, चादर का, तकिए का या बैठने की जिस जगह का इस्तेमाल कर रहा है वहाँ पर कोई दूसरा स्वस्थ बच्चा बैठता है तो ये बीमारी हो सकती है। इसके अतिरिक्त जो हमारे मुंह की लार है या नाक का जो सिक्रीशंस हैं उसमें भी वायरस पाया जाता है। तो खांसने, छींकने, बोलने से अगर थोड़ी लार निकलती है उससे भी ये बीमारी फैल सकती है। एक और ख़ास बात है कि इस बीमारी का जो विषाणु है वह फीकल मैटर यानी पखाने में भी बाहर निकलता है। जिस व्यक्ति को इसका संक्रमण होता है, जिस बच्चे को संक्रमण होता है, तो स्विमिंग पूल में अगर बच्चे ने पॉटी कर दी है और दूसरा बच्चा वहाँ पर स्विमिंग कर रहा है तो ये बीमारी उस बच्चे को हो सकती है। तो ये इसके फैलने के साथियों कारण हो गए। अब अगला चीज आता है कि लक्षण भी बात कर ली हमने, फैलने के कारणों के बारे में बात कर ली, कैसे फैलती है ये बीमारी। अगली चीज आती है कि कैसे होने से रोका जा सकता है। तो निश्चित रूप से जैसे ही किसी बच्चे में लाल रंग के दाने दिखें, बुखार दिखे, तो तत्काल सावधान हो जाएं और अपने चिकित्सक को दिखाएं। याद रखिए, बुखार के साथ अगर लाल दाने आ रहे हैं तो आज भी सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी अपने देश में जो होती है वो चिकन पॉक्स होती है। दूसरा नंबर डेंगू बुखार का आता है, तीसरा चिकनगुनिया का आता है। तो कई जगह पर इसका खौफ इसलिए फैल जाता है। अभी न्यूज़पेपर में था, एक किसी शहर में हिंदुस्तान में ही 25-30 केसेस पाए गए एक साथ क्लस्टर में, और उन सबके सैंपल भेजे गए। बाद में पाया गया उन सबको चिकन पॉक्स था। चिकनगुनिया में भी लगभग ऐसे ही लक्षण होते हैं, डेंगू में भी लगभग ऐसे ही लक्षण होते हैं। तो इस बीमारी की अलग से कोई जांच नहीं कराते। अगर किसी बच्चे में बुखार है, जिसमें दाने हैं और इसी तरीके के दाने हैं जो हाथों में हैं, पैरों में हैं, बटक्स में हैं और मुंह में अल्सर है,
तो उसको तत्काल दूसरे बच्चों से पृथक कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। उसकी चादर, बेड, लिनन, बिस्तर, बैठने का स्थान, इन सब से ये बीमारी फैल सकती है। वो बच्चा अगर स्विमिंग पूल वगैरह का प्रयोग करता है और उसके अंदर अगर उसका पॉटी हो जाती है तो दूसरे बच्चे उसमें जाते हैं तो उनको भी बीमारी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से बचकर हम दूसरे स्वस्थ बच्चों को इस बीमारी को होने से बचा सकते हैं। अगली जो चीज़ आती है कि इस बीमारी का इलाज क्या है, तो अमूमन अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित बच्चे के संपर्क में आता है तो 3 से 6 दिन के अंदर लक्षण शुरू हो जाते हैं और इलाज कुछ भी नहीं। बुखार है तो बुखार की दवा पैरासीटामोल, दर्द के बॉडी की दवा ब्रूफेन, कभी कभी जोड़ों में भी दर्द होता है, ब्रूफेन हम दे सकते हैं इसमें। और हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसा कि आपने देखा कि अधिकांश केसेस 93% केसेस 5 वर्ष से कम की उम्र पे होते हैं। अब ऐसे बच्चे के मुंह में छाले निकले हुए हैं और आप चाहें कि उस बच्चे को हम कुछ पिला दें जिससे उसके अंदर पानी का स्तर बढ़ा रहे, बहुत मुश्किल होता है। आप सब जिनके घर में बच्चे हैं जानते होंगे कि बच्चे कितने बेचारे परेशान और जिद्दी हो जाते हैं ऐसे समय पे। तो अक्सर हमको हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह के सहारा लेना पड़ता है जिससे आईवी कैनुला वगैरह से हम फ्लूइड चढ़ा सकें। लेकिन ये तभी जब बच्चा ओरली कुछ ना ले रहा हो। आइडियल स्टेज है बच्चे को घर में रखें, अन्य बच्चों से पृथक रखें और बच्चे को पानी वगैरह ज़्यादा पिलाने की कोशिश करें, अच्छी डाइट दें, आराम दें, साफ सफाई का ख्याल रखें, उसके बेड, लिनन वगैरह ये सब अच्छे तरीके से बदलते रहें और स्वास्थ्य अधिकारियों को अवश्य रिपोर्ट करें जिससे ये पता चल सके कि हाँ ये हैंड फुट माउथ डिजीज़ है, ये टोमेटो फ्लू है, सो कॉल्ड टोमेटो फ्लू जो लैंसेट जर्नल ने बताया है। और ये चिकन पॉक्स नहीं है, डेंगी नहीं है और ये चिकनगुनिया नहीं है। तो अगर ये निकलती है हैंड फुट माउथ डिजीज़ तो डॉक्टर्स वहाँ पर पूरा सर्विलेंस करके जो एपिडेमियोलॉजी होती है उस बीमारी को उसी क्षेत्र में सीमित करने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य भी है कि अगर इस बीमारी से मिलते जुलते लक्षण हमारे बच्चे में हो रहे हैं जो कि मैंने बताए तो स्वास्थ्य अधिकारियों को अवश्य रिपोर्ट करें। अब अगली बात आती है, अपने पहले वीडियो में मैंने एक बार बताया था कि चिकन पॉक्स की बीमारी अपने आप सेल्फ लिमिटिंग होती है। ये बीमारी भी सेल्फ लिमिटिंग होती है, 7 से 8 दिन में, 10 दिन में पूरे तरीके से सही हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस में इस बीमारी में दिमागी बुखार भी हो सकता है और पोलियो में जो पैरालिसिस होती है उस जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। तो भले बच्चा घर पे सब कुछ ठीक कर रहे हो, 3 दिन से ज़्यादा अगर फीवर परसिस्ट कर रहा है इन सारे लक्षणों के साथ, तत्काल उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं। डॉक्टर उनका भली भांति परीक्षण करेंगे, डेंगू की जांच कराएंगे, चिकनगुनिया की जांच कराएंगे, चिकन पॉक्स की जांच कराएंगे। अगर वो नहीं निकलती है तो शक बढ़ेगा कि हाँ हैंड फुट माउथ डिजीज़ हो सकती है। फिर वो स्वास्थ्य अधिकारियों से संपर्क करके आगे के मेजर्स को लेंगे। कोई स्पेसिफिक दवा इसकी बनी नहीं है। ये जो मैंने आपको कॉम्प्लिकेशंस बताए, दिमागी बुखार हो गया या आपको बताया पोलियो जैसी पैरालिसिस, ये बहुत ही दुर्लभ होते हैं, सामान्य नहीं होते। चीन में लाखों की संख्या में, जैसा कि मैंने बताया 2015-16 में सबसे बड़ी स्टडी हुई थी, 24 लाख केसेस तब तक चाइना में हो चुके थे। मृत्यु दर बहुत 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 कम थी। तो इसलिए घबराने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हमको तथ्य अच्छे से पता होंगे तो निश्चित रूप से हम इस बीमारी का सामना या इस बीमारी के विषय में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं उनसे दूर रह सकेंगे, सामना अच्छे से कर सकेंगे। तो साथियों, टेक होम मैसेज क्या है कि हैंड फुट माउथ डिजीज़ सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है, अपने आप सही हो जाती है ज़्यादातर केसेस में। टोमेटो फ्लू क्यों कहते हैं इसके बारे में बात करी। इसके बारे में बात करी कि हैंड और फुट डिजीज़ जो पशुओं की होती है उससे ये संपूर्ण रूप से कैसे भिन्न है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। एक बात करी कि इसके क्या लक्षण होते हैं, लक्षण भी मैंने आपको बताए कितने प्रतिशत केसेस में कौन कौन से लक्षण होते हैं, इस पर भी चर्चा करी, किस एज ग्रुप में होती है। फैलने के तरीकों के बारे में बताया, तो जब फैलने के तरीके पता हैं तो रोकथाम के तरीके भी पता चल जाएंगे। इलाज के विषय में बताया कि कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। पानी, रेस्ट, पर्सनल हाइजीन और अन्य बच्चों से दूरी बना लेना, बुखार आए तो पैरासीटामोल देना, ब्रूफेन देना और चिकित्सक से संपर्क करना, ये सब इस बीमारी में हम लोग कर सकते हैं। तो साथियों, ये नई नई विविधताएं प्रकृति हम लोगों को दे रही है, तो बार बार हमको कुछ अलग टॉपिक्स पे बात करनी पड़ती है। जैसे मंकी पॉक्स था थोड़े दिन पहले, ऐसे ही आज हम लोगों ने हैंड फुट माउथ डिजीज़ या टोमेटो फ्लू पे बात करी। तो सजग रहें, स्वस्थ रहें,
अगले वीडियो में फिर किसी ऐसे ही जन सामान्य से जुड़े टॉपिक के साथ मिलते हैं। नमस्कार।